नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर भारतीय शिक्षा के इतिहास की इकाई प्रथम के अंतर्गत बौद्ध शिक्षा हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में क्या समानताएँ थी और क्या असमानताएँ थी। सिर्फ मैं आज इसी की बात करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि विद्यापीठ की परीक्षाएं टल गई हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि विद्यापीठ की परीक्षाएं लगभग 28 या 29 से होनी तय हैं, तो मुझे यह सूत्रों से खबर मिली है कि यह परीक्षा 1 तारीख के बाद से आरंभ की जाएगी। और वैसे भी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है, विद्यापीठ से जो पत्रांक जारी हुआ है कि परीक्षा 1 सप्ताह के बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। यानी कि विद्यापीठ की जो भी परीक्षाएं हैं वह 1 सप्ताह के बाद अब आयोजित की जाएगी, नया टाइम टेबल आएगा। तो हम मान के चलते हैं कि यह जो परीक्षा है वह 1 तारीख से होगी, ठीक है। और देख लीजिएगा, यही होगा ही, परीक्षाएं 1 तारीख से ही होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से मुझे गुप्त सूत्रों से न्यूज़ मिलती रहती है। और मैंने कल ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दोपहर में लगा दिया था कि यूनिवर्सिटी के गुप्त सूत्रों से पता चला है कि परीक्षाएं 1 तारीख से आयोजित की जाएंगी, तो वही होगा ही, ठीक। तो आपके पास भी था, समय हो गया है 1 सप्ताह का। अब 1 सप्ताह का समय है तो उसको आप अच्छे से उपयोग करें, मन ला करके पढ़ें, और हम तो तैयार हैं ही आपको पढ़ाने के लिए। तो चलिए देखेंगे आज हम वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली की परीक्षा में आ सकता है लघु उत्तरी में कि वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए, या वैदिक शिक्षा तथा बौद्ध शिक्षा के मध्य जो भी असमानताएं हैं, जो वैदिक शिक्षा तथा बौद्ध शिक्षा के मध्य असमानताओं का वर्णन कीजिए, ठीक। या बौद्ध शिक्षा अगर करके आ भी गया लॉन्ग वाले में, तो उसमें भी आप ये इसको लिख सकते हैं, वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हेडिंग डाल करके समानता और असमानता लिख सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझेंगे, क्योंकि आपने वैदिक शिक्षा पढ़ लिया है, बौद्ध शिक्षा पढ़ लिया है, तो इन दोनों समानता असमानता आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले समानताएं क्या हैं। पहला है कि दोनों शिक्षा प्रणाली में, दोनों मतलब वैदिक और बौद्ध शिक्षा, ठीक, दोनों शिक्षा प्रणाली में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, ठीक। यानी कि शिक्षा पे राज्य का नियंत्रण नहीं था, अंकुश नहीं था, राजा का कोई भी शिक्षा पे हस्तक्षेप नहीं था, ठीक, राज्य प्रशासन का। आगे है, उच्च शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र दोनों कालों में थे, यानी वैदिक काल में भी थे और आपके बौद्ध काल में भी थे, ठीक। वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली, दोनों शिक्षा प्रणालियों में उच्च शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र थे। गुरुकुल यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या था, मठ था, विहार था, ठीक। आगे देखेंगे हम, जन शिक्षा हेतु कोई प्रयास दोनों शिक्षा प्रणालियों में नहीं किया गया था। जनता को जागरूक करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था। आगे है, स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था दोनों शिक्षा प्रणालियों में नहीं थी। ये समानताएं हैं। आगे देखेंगे हम, कला कौशल व व्यवसाय की शिक्षा दोनों प्रणालियों में दी जाती थी। आपके वैदिक काल में भी दी जाती थी और जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी इसमें भी दी जाती थी। आगे देखेंगे हम, धर्म व नैतिकता पर सर्वाधिक बल दिया जाता था, वैदिक काल में भी और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी। लेकिन अंतर क्या जाता है, धर्म और नैतिकता पर सर्वाधिक बल दिया जाता था, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो धर्म था वह वैदिक धर्म पर जोर देता था और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म पर जोर देता था। हालांकि वो असमानता हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये कि धर्म व नैतिकता पर सर्वाधिक बल दिया जाता था दोनों शिक्षा प्रणालियों में। आय का मुख्य स्रोत दान व भिक्षा दोनों शिक्षा प्रणालियों में था। दोनों शिक्षा प्रणालियों में शिक्षा द्विस्तरीय थी। द्विस्तरीय का मतलब ये है कि एक आपका हो गया प्राथमिक स्तर, ठीक है, प्राथमिक स्तर, और आगे है उच्च स्तर, ठीक है, उच्च स्तर। ये माध्यमिक स्तर अभी नहीं था। माध्यमिक स्तर आपके जब मध्यकाल आता है तब धीरे धीरे आना शुरू होता है। तो आगे देखेंगे हम, शैक्षिक उद्देश्यों की समानता। जो शैक्षिक उद्देश्य आपके वैदिक के समय थे वही शैक्षिक उद्देश्य बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी थे। और शैक्षिक उद्देश्य क्या था, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को चरित्रवान बनना, ठीक है, चरित्र निर्माण करना, ये शैक्षिक उद्देश्य दोनों कालों में था। आगे है, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच पवित्र व मधुर संबंध, यह वैदिक काल में भी थे और बौद्ध काल में भी था। आगे देखेंगे हम, दोनों शिक्षा प्रणालियों में समान विषय पढ़ाने के लिए मौखिक विधियाँ में व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, और वाद विवाद विधि, इन सभी विधियों का वैदिक काल में उपयोग होता था और बाद में
बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी उपयोग होने लगा। ठीक है, तथा क्रियात्मक विषयों, ऐसे विषय जो कि करके सीखने वाले हों। ठीक है, क्रियात्मक विषयों का अध्ययन कराने के लिए प्रदर्शन विधि और अभ्यास विधि का प्रयोग वैदिक और बौद्ध दोनों शिक्षा प्रणालियों में किया जाता था। आगे देखेंगे हम, शिक्षकों को योग्य व संयमी होना आवश्यक था दोनों शिक्षा प्रणालियों में, इसकी शिक्षक योग्य हो और संयमी हो। ठीक है, तथा शिक्षकों को उच्च स्थान दोनों शिक्षा प्रणालियों में प्राप्त था। आगे देखेंगे, शिक्षण संस्थानों का पर्यावरण प्राकृतिक दृष्टि से शुद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र था। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में भी और आपके वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में भी जो भी शिक्षण संस्थान थे वे प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित थे। हालांकि बाद में जो मठ और विहार थे यह थोड़ा सा शहर के किनारे बसने लगे, कि शहर में नहीं बसे। जो बौद्ध मठ हैं और विहार हैं यह शहर के थोड़ा सा दूर, शहर के किनारे बसते थे। ठीक है, शहर के अंतर्गत नहीं थे, ध्यान रखेंगे। इसीलिए कह रहा है कि प्राकृतिक दृष्टि से शुद्ध। ठीक है, आगे देखेंगे, शिक्षण संस्थाएं आवासीय थी दोनों कालों में। गुरुकुल में भी बच्चा रह करके पढ़ता था और इसमें भी आपके बौद्ध शिक्षा में भी बच्चा रह करके पढ़ता था, शिक्षक वहाँ पे रह करके पढ़ाते थे। आगे देखेंगे, शिक्षार्थी को संस्था के नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता था। संस्था का मतलब है शिक्षण संस्था। जो भी शिक्षण संस्थाएं थे, चाहे गुरुकुल हो, चाहे बौद्ध मठ हो या विहार हो, जो भी शिक्षण संस्थाएं थीं उनके जो नियम कानून थे उनको बहुत अच्छे से जो भी शिक्षार्थी थे उनको उसका पालन करना पड़ता था। ठीक है, यह तो हो गई समानताओं की बात। अब हम बात करेंगे असमानता की। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इसके साथ आप ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको भी आगे बताता हूँ। हालांकि मैं बताऊँगा, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि आपके कमेंट आते रहते हैं, आपके व्यू मैं देखता रहता हूँ। तो जब आप में दिक्कत यही है कि जब परीक्षा आ जाती है तब आप पढ़ना शुरू करते हैं, दिक्कत बस यही है। अच्छा, एक बात आपको ये भी लगता है कि सिलेबस हम पूरा करा देंगे, लेकिन चूँकि हम बताते हैं कि मेरे पास कई सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसलिए इस बार सिलेबस पूरा करना मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं अधिक से अधिक यूनिट 1 ही कंप्लीट करा पाऊँगा, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। बाकी यूनिट आपको खुद से पढ़नी होगी। पर्यावरण की जो आपका पेपर है, पर्यावरण का पहला वाला पेपर है, वह अमरमणि सर ने पूरा करा दिया है। और मेरे ये, चूँकि मैं 4 पेपर पढ़ा रहा था, अब एक साथ मैं 4 पेपर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया, बीच में मेरे पास समय बचा नहीं। मैं 2 हफ्ते तक था अपने काम में व्यस्त रहा, इसलिए आपकी क्लासेस बाधित रहीं। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा भी मेहनत करें अपने से, जिससे कि आपकी क्लास समय से समाप्त हो जाए, आप अपनी पूरी तैयारी कर लें, परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, तो इसी साथ तो हो गया होगा मुझे लगता है ये। चलिए हम बात करेंगे समानताओं के बाद असमानताओं की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इरेज नहीं करूँगा, बता रहा हूँ, नोट करते रहिएगा। देखिए सबसे पहली असमानता ये है कि वैदिक शिक्षा में शिक्षा पर गुरुजनों का नियंत्रण था। ठीक है, लेकिन बौद्ध शिक्षा में यह जो नियंत्रण था यह गुरुओं का न होकर के बौद्ध संघों का नियंत्रण हो गया। ठीक है, पहला अंतर समझ में आ गया होगा सभी को कि वैदिक शिक्षा में शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था, जबकि बौद्ध शिक्षा में बौद्ध संघों का नियंत्रण था। दूसरा अंतर यह है कि वैदिक काल में शिष्य भिक्षा के लिए जब घर जाते थे तो बोलते थे भिक्षाम देहि। ठीक है, लेकिन बौद्ध काल में क्या हुआ कि बौद्ध काल में गुरु व शिष्य साथ में जाते थे और वे मौन रह करके भिक्षा मांगते थे। ऐसे कर खटखट किए, आ गया, ऐसे दिखा दिए, समझ गया कि मतलब इनको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर है कि वैदिक काल में परिवार में प्राथमिक शिक्षा शुरू की जाती थी, प्राथमिक शिक्षा परिवार से शुरू होती थी। लेकिन बौद्ध काल में क्या हुआ, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में जो प्राथमिक शिक्षा थी वह मठ और विहारों में शुरू हो गई। ठीक है, चौथा देखेंगे हम कि वैदिक काल में वैदिक धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य हो गई। ठीक है, पांचवा हमारा है कि वैदिक काल में सामान्यतः स्वाध्याय विधि के द्वारा अध्ययन करने के अवसर नहीं थे, लेकिन बौद्ध काल के समय स्वाध्याय विधि का प्रचलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि स्वाध्याय विधि मतलब खुद से पढ़ना। तो बौद्ध काल में जो मठ और विहार बनाए जाते थे वहाँ पे पुस्तकालय की भी स्थापना की जाती थी। तो पुस्तकालय में छात्र जा करके स्व अध्ययन भी कर सकता था। ठीक है, इसीलिए स्वाध्याय विधि गुरुकुल कालीन व्यवस्था में नहीं थी, वैदिक कालीन व्यवस्था में नहीं थी, लेकिन बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में स्वाध्याय विधि का क्या हुआ, कार्यान्वयन हो गया।
ठीक है। आगे बात करेंगे हम छठे नंबर पे। तो छठे नंबर में मैं कहूँ कि शिक्षा का जो माध्यम था वह बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में पाली भाषा थी, चूँकि उस समय लोकजन की भाषा जो थी वह पाली थी। और वैदिक काल में यह जो आपके संस्कृत भाषा है, जो भी अध्ययन अध्यापन कराया था वह संस्कृत माध्यम में कराया था, यानी कि शिक्षा प्रदान करने का माध्यम संस्कृत थी और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम पाली भाषा थी, ठीक है। सातवां अगर हम बात करें तो आंतरिक अनुशासन पर बल दिया जाता था, ठीक है। वैदिक काल में आंतरिक अनुशासन बल दिया जाता था, जबकि बौद्ध के समय यानी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता था। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है। आठवां बात करेंगे हम। आठवें में जो गुरु जी थे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में छात्र के आचरण पे, रंग ढंग व्यवहार पे हमेशा नज़र गड़ाए रखते थे, ठीक, ध्यान देते थे। लेकिन बौद्ध में क्या हुआ, बौद्ध में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। और बौद्ध में क्या हुआ, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिष्य है वह गुरु जी के और गुरु जी ये हैं वह शिष्य के, दोनों एक दूसरे के आचरण का ध्यान रखते थे, ठीक है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आगे देखेंगे 9वें नंबर पे अंतर यह है कि बौद्ध काल में सिर्फ ब्राह्मण का लड़का ही, ठीक है, यानी ब्राह्मण जो है सिर्फ वही शिक्षक बन सकते थे। ये वैदिक काल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैदिक काल में सिर्फ ब्राह्मण शिक्षक बन सकते थे, जबकि बौद्ध काल में बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में किसी भी धर्म का व्यक्ति जो भिक्षु बन गया है वह शिक्षक बन सकता था, ठीक। आगे बात करेंगे हम, यह मुझे लगा कि हाँ 8 हो गए हैं। 9वें नंबर की बात करें हम तो वैदिक काल की अपेक्षा बौद्ध काल में, ठीक है, बौद्ध काल में जो संयमित रहने की बात है, संयम की बात है, वह बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यानी वैदिक काल में जो संयम था वह थोड़ा कम था, लेकिन बौद्ध काल में बहुत ही गुरुजन हो चाहे छात्र हों, दोनों को बहुत ही नियम कानून यानी कि संयम से रहना पड़ता, यानी कि बहुत ही संयमित रहना पड़ता था, ठीक है। समझ रहे हैं। संयमित का मतलब ये है कि अपने इंद्रियों को क्या करना, अपने वश में करना। अगर हमारा मन करा समोसा खाने का, जेब में सिर्फ 2 रुपये है, समोसा 6 रुपये का है, तो संयम कि चलो अगली बार आएंगे तो खा लेंगे, अभी समोसा ठीक नहीं है, ठीक है। मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को जीतना, तभी तो जितेंद्रिय कहलाते हैं, हालांकि अलग की बात है। तो मैं समझा रहा था कि वैदिक काल की अपेक्षा, ठीक है, बौद्ध काल में बहुत ही अधिक संयम से रहना पड़ता था, ठीक है। आगे है 10वें नंबर पे कि गुरुकुल की अपेक्षा, ठीक नहीं 10वां नहीं, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। गुरुकुल की अपेक्षा बौद्धकालीन में जो शिक्षा प्रणाली थी उसके अंतर्गत बहुत ही सच कहें तो बड़े स्तर पे विश्वविद्यालय बनाए गए थे। गुरुकुल जो थे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल थे वह आपके छोटे स्तर पे थे, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो विहार थे वह एक बड़े बड़े विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट और बृहद रूप से बनाए गए थे, जो कि विश्वविद्यालय की तरह लगते थे, ठीक। यानी कि एक लाइन में अगर हम बात करें तो गुरुकुल की अपेक्षा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में, गुरुकुल की जगह हम वैदिक कालीन भी कह सकते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों का जो आकार था वो बहुत ही विशिष्ट और बृहद था, ऐसे कह सकते हैं। 12वां अंतर ये है कि जो आपके गुरुकुल थे वह झोपड़ी में, ठीक है, झोपड़ी में जंगलों में झोपड़ी लगा करके संचालित होते थे। कक्षाएं जो थी वह पेड़ों के नीचे चलती थी, जबकि यह जब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली आई तब भव्य भवनों में और विशाल विशाल कक्षों में कक्षाएं चलती थी। यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में क्या हुआ कि जहाँ वो झोपड़ी में रहते थे वो भव्य मठ और विहार का निर्माण किया गया, और जो कक्षाएं पेड़ों के नीचे चलती थी वैदिक काल में, यहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े विशाल वृहद कक्ष का निर्माण कराया गया, उन कक्षों में कक्षाएं संचालित होती थी। और सबसे लास्ट आपका है 13वां कि वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह कर्मकांड प्रधान थी, पूजा पाठ इन सब पर जोर देता था, जबकि बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वह मानव मात्र के प्रति कल्याण, दया व सेवा की भावना से क्या थी, परिपूर्ण थी। यह हो गए अंतर। तो यहाँ आपने क्या जाना, समानता जाना, और मैंने आपको भी अंतर बता दिया। तो इस तरह से बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो है यह टॉपिक आज समाप्त होता है। अब हम कल से कोई नई चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस में देख लूँगा जो आपके होगा सिलेबस में वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।